नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों के लिए एमटीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, तो इसके तहत आज ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के फरमाइश पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सभी प्रश्नों को साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी रिलेट करता हूँ, ताकि आपको जो है एग्जाम में अधिक से अधिक मदद मिल सके। और मदद मिला भी, जैसा कि एनालिसिस वगैरह में आपने देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो ट्रेंड वही है जो आपके सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम में रहा था, क्योंकि सभी क्वेश्चन टीसीएस ही सेट करते हैं, तो इनका ट्रेंड तुरंत तुरंत चेंज नहीं होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन गंगा जो है, जब रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध शुरुआत हुई थी, तो हालांकि ये अभी तक भी चल ही रहा है, अभी तक भी 100% क्लोज नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध बीच जब युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो प्रवासी भारतीय पढ़ाई के मदद से या फिर किसी अन्य पर्पज से यूक्रेन में रह रहे थे, तो उसे जो भारत लाया गया सुरक्षित, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत 26 फरवरी 2022 को हुई थी। ऑपरेशन दोस्त अभी लेटेस्ट वाला है, जो वीवीआई रहेगा इस पैटर्न में। और ये ऑपरेशन दोस्त जो है, ये अभी अभी आपको पता होगा कि सीरिया में एक विनाशकारी भूकंप आई, जहाँ पे 50,000 के करीब जान चली गई। तो इनमें जो है लोगों को आर्थिक या फिर मेडिकली फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए, उसे नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त। नमामि गंगे कार्यक्रम एक कार्यक्रम था, एक सरकार की प्रोजेक्ट थी, जो आपका आया था 2014 में, और ये गंगा सफाई कार्यक्रम पर जो है आधारित था। हालांकि ये सफल नहीं हुआ। अगला जो प्रश्न है हमारा, 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के तरफ से किन्होंने भारोत्तोलन में पदक जीता? देखिए, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसे थोड़ा और लैंग्वेज को टेढ़ा किया है कि वर्ष 2000 में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारोत्तोलन में कोई महिला पदक जीता था। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो कर्नो मलेश्वरी जो है, भारोत्तोलन के अंदर 2000 ईस्वी में पदक जीती थी, और ये प्रथम पदक जीतने वाली महिला हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कर्नो मलेश्वरी ही प्रथम महिला है जो महिला में ओलंपिक के अंदर कोई भी मेडल जीता, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल था। 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला जो है, ये आपका पीवी सिंधु है। तो इनको भी ध्यान रखेंगे, पीवी सिंधु को, है ना। सिंगापुर ओपन जो जीती है ये 2022 में, तो ये भी आपका पीवी सिंधु ही जीती है, महिला एकल का खिताब, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति जो है, ये अभिनव बिंद्रा हैं, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग में प्रथम बार भारत को गोल्ड दिलाया व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाला सेकेंड भारतीय नीरज चोपड़ा हुआ, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 87.58 मीटर तक भाला फेंक कर जो है भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया था। ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जो है भारत को अब तक हॉकी के अंदर मिला है, 8 गोल्ड। मैंने इसका भी ब्यौरा दे चुका है, और टोटल 10 ही गोल्ड मिला है। तो 8 गोल्ड हॉकी में, और 2 गोल्ड में जो है, एक आपका किनको मिला है, अभिनव बिंद्रा साहब को, और एक आपका नीरज चोपड़ा को। अभी तक ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत रूप से किसी महिला ने गोल्ड नहीं जीता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से होती है। हालांकि ओलंपिक प्राचीन काल में भी हुई थी 776 बीसी में, लेकिन इसे बीच में क्लोज कर दिया गया था। बाद में जो आजकल हम ओलंपिक देख रहे हैं, इनका नाम है आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, जिसकी शुरुआत 1896 में एथेंस से पियरे डी कुबर्टीन के मदद से किया गया था, जो आज आप देख रहे हैं। ओलंपिक की 3 अन्य श्रेणी होती है, एक तो ग्रीष्मकालीन होती है, शीतकालीन होती है, पैरा शीतकालीन होती है,
और पैरा ओलंपिक भी होती है। ठीक है, भारत में भाग लिया 1900 ईस्वी से भारत जो है ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, और वो ओलंपिक जो है पेरिस में हुआ था। और 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगी मेन वाली, ये भी आपका पेरिस में ही होना है, तो इसे भी ध्यान रखना है। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा ये आपका अमेरिका में होगा। 2026 में CWG कॉमनवेल्थ गेम जो होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो अगला प्रश्न हमारा, आयरन लेडी किसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है आयरन लेडी किसे कहा जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा और बताऊंगा इनके बारे में। आयरन लेडी जो है ये आपको इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी जो है बिना कोलिजियम के विचार विमर्श से ही देश में आपातकाल लगा दिया, है ना। हालांकि ये विवादास्पद रहा था, अब इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, 1975 का वो समय था। ठीक है, इसे आयरन लेडी कहा जाता है, फैसला लेने वाली लेडी कहा जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी को 1972 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया, जो भारत में प्रथम बार किसी महिला को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उसके बाद मदर टेरेसा को भी दिया गया 1980 में, तो ये अलग है, लेकिन पहले 1972 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। इंदिरा गांधी के समय में ही 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इस प्रकार से प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सिलसिला इंडिया में शुरू हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से होती है 1980 में भी एक बार हुआ था, तो यहाँ पे 6 बैंकों का हुआ था, और जो प्रथम बार हुआ था 1969 में यहाँ पे 14 बैंकों का हुआ था। कभी कभी ये 14 आंकड़ा भी पूछ देते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान समय में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, तो 12 ही बताना, क्योंकि अधिकांश बैंकों का विलय होने के बाद अब मात्र 12 बैंक ही बचे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जिसमें SBI सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक मामलों के गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल 1975 में जो लगा था वो इंदिरा गांधी के समय ही लगा था, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बात कर ली। 1975 में ही आपका सिक्किम जो है भारत का राज्य बनता है, 22वां राज्य बनता है। ठीक है, और इसके लिए एक 36वां संविधान संशोधन किया गया था सिक्किम को राज्य बनाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम को राज्य बनाने के लिए कौन से संविधान संशोधन किए गए थे। इंदिरा गांधी जी की प्रमुख पुस्तक है इटर्नल इंडिया, इसको हिंदी में अगर लिखा जाए तो शाश्वत भारत लिखा जाएगा, है ना, शाश्वत भारत। इटर्नल का मतलब होता है जी शाश्वत, है ना। तो ये लेखक हैं आपके इंदिरा गांधी। चलते हैं आगे। हाँ, ये तो हो गया लौह पुरुष, लौह लेडी हो गया। लौह पुरुष कहा जाता है भैया इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आयरन मैन कहा जाता है। और आयरन मैन एक प्रोग्राम भी आते हैं, जैसा कि बच्चे आजकल तो ऑनलाइन ज्यादा ही ये सब देखते हैं, है ना। तो एक आयरन मैन है, बैटमैन है, पैडमैन है, ये सब भी है भाई, है ना। लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा तो उनका नाम नहीं, वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखना। भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। इन चारों पॉइंट को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये जो है आपसे काफी बहुधा ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और विधवा पुनर्विवाह के लिए जो सिफारिश करने का काम किया वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, समानता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो देखिए जो राइट ऑफ इक्वलिटी है ये आपके आर्टिकल 14 से 18 है। ये सभी किसी न किसी प्रकार में राइट टू इक्वलिटी का अधिकार ही हमें प्रदान करता है, जो 5 है। समानता का अधिकार है अवसरों की समानता, तो यह आपका आर्टिकल 16 है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी का राइट है। अनुच्छेद 14 में है आपका समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है कि कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, कलर या फिर कहीं से बिलोंग करते हैं, रीजन, क्षेत्र, इन सब से के आधार पे जो है भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव निषेध रखेगा। ठीक है, खास करके ड्यूटी वाली जगह पे। इसके अलावा 16 जो है ये अवसरों की समानता है, जैसा कि ये प्रश्न था। 17 जो है छुआछूत का अंत है, इसे अस्पृश्यता का अंत भी कहा जाता है।
18 जो है उपाधियों का अंत है। तो ये थे 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी। इसके अलावा अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता है। इसमें कई सारे पार्ट हैं जिसके तहत आप वाक एवं अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी भाषण दे सकते हैं, कहीं भी इंडिया में खुलेआम घूम सकते हैं, कहीं भी इंडिया में आप घर बना सकते हैं, सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के अधिकार जो हैं हमें आर्टिकल 19 से मिलता है, जिसे हम ओवरऑल प्रेस की स्वतंत्रता कह देते हैं। मीडिया वगैरह इन्हीं पे आधारित है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो है ये सजा आदि के मामले में थोड़ी सी रियायत बरती गई है। अनुच्छेद 21 जो है इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, साथ ही साथ इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 23 जो है ये बलात्श्रम पे रोक है। बलात्श्रम बाल श्रम दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों। बलात्श्रम का मतलब होता है फोर्सली कोई काम करवाना, लाइक बंधुआ मजदूर, है ना। तो ये बलात्श्रम पे रोक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इसी को दूसरे भाषा में डिफाइन करे तो मानव तस्करी पे रोक हो गया। तस्करी अगर कोई आदमी करता है मतलब चोरी छिपे व्यापार करता है, तो मानव की व्यापार भी इसमें जो है डिफाइन किया गया है कि इस पे रोक है भाई, खरीद बिक्री। इसके अलावा आर्टिकल 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने पे भारी काम में नहीं लगाया जा सकता। 25 से 28 जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है, यही दोनों पूछा गया था ना, 29 और 30। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, जिसे अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा है। और इसी आर्टिकल 32 का प्रयोग कर जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। और साथ ही साथ कोई भी जब आम जनता का मौलिक अधिकार में हनन होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने कार्यों का निष्पादन किस लैंग्वेज में करता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्टिकल 341 के तहत कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि जब तक किसी कोई विशेष प्रावधान और न निकाला जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है इंग्लिश में ही अपनी कार्यवाही को संपादन करेंगे। इसके अलावा मैंने इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बताया था कि जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनके कार्यकारी भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी प्लस फ्रेंच है। लेकिन आधिकारिक भाषा और भी है, जैसे रसियन है, अरबी है, स्पेनिश है, तो ये भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आधिकारिक मतलब गिरफ्त में तो है लेकिन यूज नहीं हो रहा है, और जो यूज हो रहा है उसे कार्यकारी भाषा कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 ही कार्यकारी भाषा है, और जो आधिकारिक है इनके अलावा जो मैं बताया वो भी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुल्यांगिरी जो है ये कर्नाटक में वर्तमान समय में सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक में ही इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल है, जो आपका बराही नदी से फ्लो होती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे बहुधा पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात और एक आपका हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के भेड़ा घाट के पास। हुंडरू जलप्रपात दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड के अंदर। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। और ये आपका कूचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो बराही नदी पे है। इससे पहले जो है आपका महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग या गोरसप्पा इसे ही कहा जाता था, तो ये हुआ करता था सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कर्नाटक में ही है। लेकिन अब जो है सबसे ऊंचाई वाला ताज कूचिकल के पास है, ठीक है। अगर विश्व में भी सबसे ऊंचा जो जलप्रपात अगर आपसे पूछ रहा है कोई भी आदमी तो एंजील बता देना, ठीक है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है ये दोदा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में ही है ना, पश्चिमी घाटीय पहाड़ी है ये। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जो आपका पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है। शब्दों की जाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके जीएस की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार तो हिस्ट्री वगैरह आर्टिकल वगैरह में माफ हो जाएगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन है जो मतलब लैंग्वेज घूमने से उसकी आंसर घूम सकता है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो भी अन्नामलाई है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहेगी तो भी अन्नामलाई है, पश्चिमी घाट की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी कहेगी तो दोदा बेटा है,
तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कहेगी तो भी दोदा बेटा है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहेगी तो भी दोदा बेटा है। तो शब्दों की जाल को थोड़ा परखें, है ना। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, रिजर्व भी है, सिक्किम के अंदर ही है। सिक्किम के अंदर जो कंचनजंगा है ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया में तीसरी इसलिए हो गया कि जो माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माथा कहा जाता है, ये इंडिया में न होके ये नेपाल के अंदर है। जो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है जो आपका हिमालय रेंज की चोटी है। इसके बाद जो केटू है इंडिया में, ये दुनिया की सेकेंड सबसे हाईएस्ट पीक है, जो भारत के लिए पहला हाईएस्ट पीक बनता है। तो जब भारत के लिए केटू पहला है तो कंचनजंगा दूसरा हो जाएगा, तो कंचनजंगा का नाम जो है विश्व में तीसरा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा विश्व की, ये तो बता ही दिए, ये सब बता दिए जो यहाँ पे लिखा है। राज्यपाल का अध्यादेश का आर्टिकल क्या है? देखिए, राज्यपाल का अध्यादेश और प्रेसिडेंट का अध्यादेश दोनों ही होते हैं। मैंने बताया है आपको, वर्ड घुमा देना है, दोनों की आर्टिकल अपने आप आ जाएगा। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 1, 2, 3 है। मैंने कहा इस 2 और 1 का अपने जगह पे स्थान चेंज कर दीजिए, तो 2 पहले लिख दें, 1 बाद में और 3 एजीटी। तो 213 आपका राज्यपाल का अध्यादेश है, 123 आपका राष्ट्रपति साहब का अध्यादेश है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है कि राज्यपाल अपने पद पे कब तक कार्य करते हैं। तो राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी जब तक उनको मन करे तब तक रख सकता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब जिंदगी भर रह सकता है, क्रिटेरिया है, लेकिन जो है प्रसाद पर्यंत ही आंसर देना है आपको प्रेसिडेंट साहब के रिगार्ड में। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल राज्यों में सभी प्रकार की व्यवस्था का प्रमुख होता है, जैसे कार्यपालिका का प्रमुख केंद्र में प्रेसिडेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन, ये बात मैंने इसलिए दोहराया है कि अगर आपको लैंग्वेज में बता दे कि भाई कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो फिर पीएम बता दीजिएगा। ठीक है, वास्तविक प्रमुख जो है पीएम बता दीजिएगा, क्योंकि इंडिया में विडंबना है, कहने को तो प्रेसिडेंट साहब ओवरऑल फर्स्ट मैन है इंडिया का और सबसे ज्यादा पावर है, लेकिन जो पावर का यूज करता है ना इंडिया में, ये पीएम है। इसीलिए तो कुर्सी की मारामारी चलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट और राज्यपाल की जो पद हैं, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 है और राज्यपाल का जो पद है आर्टिकल 153 है। ठीक है, 153 लिख लीजिएगा, 153 है। ठीक है, तो 153 राज्यपाल का, 52 जो है आपका किसका है? प्रेसिडेंट का। 101 का गैप है। इसके अलावा 72 है प्रेसिडेंट का आपका क्षमादान और 161 है राज्यपाल का क्षमादान। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 165 के तहत ये राज्य में जो विधिक अधिकारी होते हैं, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति करते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये 76 के थ्रू जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जो वर्तमान में रमनी साहब है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, डूरंड कप 2022 के उप विजेता कौन है? देखिए, डूरंड कप 2022 के विजेता जो है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है और उप विजेता जो है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है। ठीक है, डूरंड कप भी ध्यान रखेंगे फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा थॉमस कप जो है, थॉमस कप 2022 इंडिया जीत लिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप 2022 जो है ये इंडिया जीत लिया था इंडोनेशिया को हरा के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये खाली इसमें मेल भाग लेते हैं, खाली पुरुष। और एक है उबेर कप, इसी का छोटा भाई। तो उबेर कप जो है इसमें खाली महिलाएं खेलती है और ये जो है, सॉरी महिलाओं को फीमेल लिखना पड़ेगा, एम नहीं लिखूंगा कंफ्यूज हो जाओ, फीमेल खेलती है और ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच दोस्तों पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हो गई थी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब होता है? तो ये आपका होता है कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। ठीक है, 1540 में होता है कन्नौज का युद्ध, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। इसी के थ्रू जो है
मुगल वंश की स्थापना हुआ था इंडिया के अंदर, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी। इसके अलावा 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई थी। तराइन की जो प्रथम युद्ध होती है ये 1191 में होती है, और तराइन की जो दूसरी युद्ध होती है ये 1192 में होती है। दोनों में सेम रहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी और मोहम्मद गोरी। लेकिन जो पहला वाला है उसमें जो है चौहान साहब की विजय होती है, और सेकेंड वाले में गोरी का विजय हो जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन कब किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन मैं एज इट इज लैंग्वेज के साथ CHSL से उठाया हूं। तो शिक्षा से संबंधित जो संविधान संशोधन है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था। इसके तहत 14 वर्ष से कम यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। इसे आर्टिकल 21A में रखा गया है। ये बच्चों का मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो वर्तमान में 6 हैं। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के A में रखा गया है। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, तो जोखंगा। इसे ध्यान रखेंगे, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, ये पूछा जा सकता है फिर से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा जो है न्यूट्रोगलम है। भूटान की पड़ोसी भारत की पड़ोसी देश है। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है, आधिकारिक भाषा बांग्ला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मालदीव में आपका दिवेही भाषा बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन छप सकती है ना। श्रीलंका में आपका सिंहली भाषा बोला जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन छप जा सकती है। नेपाल में नेपाली बोला जाता है, तो ये नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि नाम से ये स्पष्ट है कि वो बोला जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो आपका नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम और बोरॉन के क्षार का प्रयोग जो है नियंत्रक क्षार के रूप में नाभिकीय रिएक्टर के अंदर किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में आप जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसमें विखंडन के सिद्धांत पे जो है ये हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, इसमें यूरेनियम 235 जो है और भी हो सकता है, लेकिन यूरेनियम 235 का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब भी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खाली यूरेनियम ही हो सकता है। आपसे कई दफा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मंदक के रूप में जो काम किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है, ये भारी जल का आपसे अनुसूत्र पूछ लेता है। D2O होता है ना, ड्यूटियम ऑक्साइड होता है। और ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है, अपवाद है और कार्बन का अपरूप है, जिसे का उपयोग पेंसिल बनाने में भी होता है। तो इन दोनों का प्रयोग जो है मंदक के रूप में, और कैडमियम और बोरॉन के क्षार का प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो सूर्य से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हमें टेम्परेचर मिलती है, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब विखंडन और संलयन क्या होता है, मान लीजिए बड़का गोला है, तो छोटका छोटका गोला में टूट गया, तो इसे बोलते हैं विखंडन। ठीक है, और ये छोटका छोटका गोला है और ये जुड़ के हो गया बड़का गोला, तो इसे बोलते हैं संलयन। ठीक है, ध्यान रहेगी। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, कई दफा एग्जाम में आया है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, बता दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जो लास्ट समूह है, समूह 18, उसमें आपका अक्रिय गैस को रखा गया है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन वगैरह को। इसके अलावा आवर्त सारणी के समूह 17 में हैलोजन परिवार है, फ्लोरोब्रोमो आइडो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो बता ही दिया था, पेरिस में। ओलंपिक 2028 का अमेरिका में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, जहां पे भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ये आपका गोवा के अंदर होने वाला है, और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ये आपका गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु के हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कथक है, ओडिसी है, सतरिया है, और इसके अलावा एक और छूट रहा है, 2 4 2 6 1 7, है ना, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक। ठीक है, तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब जो है भरतनाट्यम के जो है प्रमुख कलाकारों में से है। निम्नलिखित में से बांसुरी से संबंधित कौन सा कलाकार है, देखिए बांसुरी से संबंधित क्वेश्चन आने लगे थे, तो बांसुरी से संबंधित जो है हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है, भास्करन
के भास्करन है, एन नीला है, ये सभी जो है बांसुरी से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं इंडिया के अंदर। बांसुरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो सुशीर वाद्य यंत्र हैं, जो भी मुख से बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। तो बांसुरी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। एक आपका घन वाद्य यंत्र होते हैं, घन वाद्य यंत्र जिसे आप ताल दे के बजाते हैं वो घन वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मजीरा वगैरह। इसके अलावा अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो किताब उल हिंद की रचना जो है अल बरूनी ने किया था। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है, यानी हिंद का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। वर्ष 2022 तक देश में सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है, तो ये आपका बिहार आंसर कर देना है, क्योंकि ये जल्दी आंकड़ा बदलेगा नहीं। ठीक है, बिहार में दो चीज नहीं बदलेगा, एक तो आपका गरीबी नहीं बदलेगा जल्दी। देखिए इत्तेफाक तो कुछ भी हो सकता है, बदलने को तो मगध साम्राज्य लूट गए, तो बदलने को तो हर चीज ही मतलब बदल सकती है, लेकिन समय लगेगा, है ना। इसके अलावा जो बिहार में आपका मतलब जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है, वो भी नहीं बदलेगा क्योंकि काफी आगे निकल गया है। इसके अलावा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो प्रोटोकॉल हुआ था इनका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ऐसा नहीं कि 1987 से मनाए जा रहे हैं, बाद में मनाया गया, लेकिन यही प्रोटोकॉल इसका बेस है। ठीक है, प्रतिवर्ष वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंडिया में 75 वेटलैंड साइट है। वेटलैंड जो रामसर साइट कहते हैं इसे, तो रामसर जो शहर है ये ईरान के अंदर स्थित है, और ये रामसर कंजर्वेशन जो है यूनेस्को की पहल है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1994 में प्रथम बार ओजोन दिवस मनाया गया था। ओजोन का सूत्र भी पूछता है, O3 होता है। 2022 के लिए जो ओजोन का थीम रखा गया था, ये रखा गया था वैश्विक सहयोग हेतु पृथ्वी पर जीवन की रक्षा। इस प्रकार का जो है विषय रखा गया था। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को होती है। शिवरमन समिति की अनुशंसा पे नाबार्ड कृषि सेक्टर में सबसे बड़ा वित्तीय संस्था है जो लोन मुहैया कराता है, और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष केजी साजी हैं, बदल गया है, चिंताला साहब गए हैं, केजी साहब आए हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 35 राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की जो नामाकरण हुआ था या फिर स्थापना कही है 1955 में हुआ था, क्योंकि ये इंपीरियल बैंक का नाम बदला गया था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, इसके अलावा विंबलडन 2022 जो है के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच है। विंबलडन 2022 उप विजेता निक किर्गियोस है। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको याद क्या क्या रखना है, तो आपको याद रखना है भैया यहाँ से, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 याद रखना है MTS के लिए, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और महिला एकल में जो है एस सबलंका, इन दोनों को स्पष्ट रूप से याद रखेंगे जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकन ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकी ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है ना, क्ले कोर्ट होता है मतलब मिट्टी वाला, और विंबलडन जो है घास के मैदान में खेले जाते हैं। अमेरिकी ओपन 2022 भी याद रखना है, क्योंकि ये अमेरिका ओपन जो है साल के लास्ट में होता है, तो ये दिसंबर नवंबर में हुआ था, तो इन्हें भी याद रखना है। विजेता कार्लोस अल्कारेज है और महिला में एगा स्विटेक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन भी तिलक साहब किए थे। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय भी तिलक साहब को दिया जाता है। इसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत में होम रूल आंदोलन के संस्थापक भी रहे एनी बेसेंट के साथ साथ। इसके अलावा किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो ये आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चारों पार्थिव ग्रह या फिर इसे इनर ग्रह कहा जाता है। इनर ग्रह क्योंकि ये सूर्य के सबसे 4 जो है क्रम में है, नजदीक में है। क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम सबसे बड़ा तो है जुपिटर, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से 4 ग्रह हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी का क्रम दोस्तों 5वां है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ग्रह आपका जुपिटर है, सबसे छोटा बुध है। ग्रहों के गति का नियम कपलर ने दिया था। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग है, छल्ला है, वलय है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह फिर से 2022 में जो है बृहस्पति हो गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है, इस प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है। तो पश्चिमी घाट से जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा, हेमावती ये सभी नदियां निकलती हैं।
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात ये पश्चिमी घाट का जो है तट है। इसके अलावा पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। भारत का भौगोलिक हॉट स्पॉट है। गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो ये सब ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए आज एक वीडियो आप लोगों के लिए, जो आपको जो है अवश्य ही फायदा पहुंचाएगी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।